दृश्य व प्रदर्शनकारी कलाओं के अंतर्गत हम आज उससे आगे बढ़ेंगे कि ललित कलाओं के अंदर हम दृश्य कलाएं और रूपप्रद कलाएं यानी विजुअल आर्ट के बाद में प्रदर्शनकारी कलाओं को हम पढ़ेंगे कि विजुअल आर्ट जो है उसे दृश्य कला या रूपप्रद कलाओं भी के नाम से भी जाना जाता है। ये कलाएं नेत्रों का विषय होने के कारण चाक्षुष कलाओं की श्रेणी के अंदर आती है। इसमें चित्रकला, मूर्तिकला व वास्तुकला को स्थान दिया गया है। दृश्य कलाओं को मूर्त कलाओं की श्रेणी में भी रखा जा सकता है क्योंकि इन कलाओं का आधार स्थूल तत्व होते हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि चित्रकला के लिए हम जो है मोटे तौर पे हमें कागज की आवश्यकता होती है या फिर कपड़ा होता है, रंग, ब्रश, पैलेट इत्यादि। हम जब चित्रकला करते हैं तो हम एक ईजल रखते हैं, ईजल के ऊपर ड्राइंग बोर्ड रखते हैं, ड्राइंग बोर्ड के ऊपर कागज या कपड़ा या कैनवस को हम लगाते हैं और रंग के द्वारा उस पर चित्रांकन करते हैं। वहीं मूर्ति कला है तो मूर्ति कला के लिए हम या तो हमें किसी मिट्टी की आवश्यकता होती है, काली मिट्टी चिकनी होती है जिसके कारण वो मूर्त रूप आसानी से ले सकती है। दूसरा, हम पत्थर के द्वारा भी मूर्तियां बना सकते हैं। छेनी, हथौड़ी के जो होते हैं धातु के औजार जो हम कह सकते हैं उनके द्वारा हम इन पे कर सकते हैं। वहीं हम जब मिट्टी की बात करती है तो मिट्टी मूर्ति कला के अंतर्गत मॉडलिंग भी हो सकती है या फिर हम उसको आकार भी आकार देना तो एक चीज हो गई है। मिट्टी के अंदर हम जो डिजाइन है उसके द्वारा भी मूर्ति बना सकते हैं जिसमें हमें औजारों की आवश्यकता होती है। गीली मिट्टी के अंदर हम स्पैचुला यूज में ले सकते हैं या तरह तरह के नाइफ होते हैं जिसके द्वारा कटिंग करना, टेक्सचर डालना, ये सब मॉडलिंग के अंदर आते हैं। वही मूर्ति कला जो दूसरे मूर्ति कला के अंदर जो पत्थर की बात करते हैं या कोई धातु की बात करते हैं तो उसके अंदर अलग तरीके का औजार काम में आता है। जैसे पत्थर के अंदर हथौड़ा, छेनी की बात कर ली है, वहीं जो धातु होता है उसको धातु को हम पहले एक मोल्ड बनाते हैं, मोल्ड के बाद में हम धातु गर्म करते हैं, गर्म धातु को उस मोल्ड के अंदर जो मोल्ड है उस के अंदर हम डालते हैं तो वैक्स निकलता है और जो खाली स्पेस होता है उसके अंदर वो धातु चला जाता है तो जो खाली स्पेस होता है उसका आकार एक मूर्ति के रूप में हमें सामने मिल जाता है। वहीं जो तीसरा है वास्तुकला जो भवन निर्माण कला है वही वास्तुकला के अंतर्गत आता है कि इसके अंदर हम देख सकते हैं कि जो एक भवन निर्माण करने के लिए क्या क्या चीज आवश्यक होती है। जैसे हम बजरी की बात करते हैं, सबसे पहली चीज है बजरी, रेत या फिर कंकड़, कंक्रीट जो होती है, सीमेंट होती है, ईंट होती है, कच्ची ईंट हो सकती है, पक्की चूना हो सकता है, पत्थर हो सकता है। इन सब को हम एक आधारभूत जो ढांचा होता है, ढांचे के अंदर उसको हम खड़ा करते हैं वास्तुकला के अंतर्गत। यानी मकान बनाना ही वास्तुकला का एक उदाहरण है जिसमें हमें फिर द्वितीय चरण के अंदर हम छेनी, हथौड़ा, लोहा आदि सामग्री होती है या सीमेंट को हम घोलने के लिए पानी, रेत, बजरी या चूने के अंदर भी पानी मिलाते हैं तो पानी की भी आवश्यकता इसके अंदर होती है। वहीं कलाकार है अरूप से रूप का सृजन करते हैं, यानी जो भी है सीमेंट, कंकड़, रेत, बजरी जो भी कुछ है वो सब चीजें हम एक ढेर के रूप में हम देखते हैं, पर उसको हम नियोजित ढंग से एक प्रोसेस के माध्यम से जब हम उस रूप को सृजन करते हैं तो वो वास्तुकला के अंतर्गत आ जाता है। अतएव जो साधनों की सूक्ष्मता के क्रम में ये जो तीन तत्व हैं, तीन जो चीजें हैं, चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला, तीनों में से चित्रकला को सर्वश्रेष्ठ माना गया है।
हम चित्रकला की जो बात करते हैं वो सर्वश्रेष्ठ कैसे है, तो चित्र सूत्र के अंदर उसको एक श्रेष्ठ स्थान दिया गया है। चित्र सूत्र है विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अंतर्गत तृतीय खंड, जो चित्र सूत्र के नाम से ज्ञातव्य है। उसमें कहा गया है कि कलाओं में चित्रकला सर्वश्रेष्ठ है और उसके सघनता हेतु हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति आवश्यक है। जो घरों में चित्र लिखने के सामान अन्य कुछ मंगलदायक नहीं है। यानी कला नाम प्रवरम चित्रम धर्म कामार्थ मोक्षदम मांगल्यम प्रथमम हो तद गहे यत्र प्रतिष्ठितम। चित्र सूत्र का ये श्लोक हम जान सकते हैं चित्रकला के संदर्भ में। रेखा, वर्ण, वर्तना और अलंकार, इन चारों की सहायता से चित्र का स्वरूप निष्पादित होता है। वात्स्यायन कृत जो कामसूत्र की टीका में यशोधर पंडित ने आलेख्य के 6 अंग बताए थे, ये हम पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं कि रूप, भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य, योजना, सादृश्य, वर्णिका, भंग, ये सब चीजें जो है 6 तत्व हैं। इसके अंदर रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत, अंतराल, लाइन, फॉर्म, कलर, टोन, टेक्सचर और स्पेस, ये सब एलिमेंट्स इसमें माने गए हैं। भारतीय चित्रकला का इतिहास उतना ही प्राचीन है जितना कि प्राचीन मानव इतिहास है। प्राचीन गुहावासी मानव ने गुफाओं की दीवारों, चट्टानों आदि पर आड़ी टेढ़ी रेखाएं खींचती और उन रेखाओं में अपनी जो आंतरिक मनोभाव थे वो व्यक्त कर दिए, जो आज भी हम काफी हद तक सुरक्षित रूप में हम प्राप्त कर सकते हैं। वहीं ऋग्वेद में चमड़े पर बने अग्निदेव के चित्र का उल्लेख मिलता है। 3री व 4थी शताब्दी ईस्वी पूर्व के बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक तथा थेरी गाथा में चित्रों का उल्लेख मिलता है। भोज देवकृत समरांगण सूत्रधार के 71वें अध्याय में चित्रकला संबंधी अनेक महत्वपूर्ण विषयों का उल्लेख भी हमें प्राप्त होता है। हम देख सकते हैं कि इस अध्याय में यह प्रतिपादित किया गया है कि चित्रकला समस्त कलाओं में प्रमुख है। इस प्रकार से इस कला से सभी प्रकार के व्यक्ति आनंदित होते हैं। उसमें कहा गया है कि चित्रम ही सर्व शिल्पानाम मुखम लोकस्य च प्रियम, अर्थात जो एक चित्रकला है जो समस्त शिल्पों और कलाओं में सर्वप्रधान है तथा सर्वप्रिय है। वह भौतिक, दैविक या हम आध्यात्मिक भावना तथा सत्यम शिवम सुंदरम की समन्वित रूप से अभिव्यक्ति करती है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र सूत्र में चित्रकला की विशेषताएं विस्तार से वर्णित की गई है। अभिलाषितार्थ चिंतामणि में 4 प्रकार के चित्रों का उल्लेख है। इसमें सबसे पहले तो है बिद्ध चित्र, दूसरा है अबिद्ध चित्र, तीसरा है रस चित्र और चौथा है धूलि चित्र। अब सर्वप्रथम जो बिद्ध चित्र है उसके बारे में कहा है कि ऐसा चित्र जो दर्पण में दिखाई देने वाले बिंब के समान ज्यों का त्यों अनुकृत होना, यानी यथार्थ जो चित्रण की बात होती है, यहाँ पे बिद्ध चित्र भी वही है। यथार्थ शैली के जो चित्र हैं वो सब बिद्ध चित्र के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है अबिद्ध चित्र, यानी अबिद्ध चित्र जो है उसमें ऐसे चित्र को चित्रकार अपने मनोभावों और कल्पना के आधार पर निर्मित करता है, वो आते हैं अबिद्ध चित्र। यानी कल्पना आधारित चित्र किसके अंतर्गत आएंगे? अबिद्ध चित्रों के अंतर्गत। तीसरा है रस चित्र। रस चित्र विभिन्न रसों की साकार अभिव्यक्ति करने वाले चित्र को रस चित्र की श्रेणी में रखा जाता है। विभिन्न रस क्या होते हैं? रस हमारे भरत मुनि ने रसों की चर्चा करी है, जिसके अंतर्गत हम तरह तरह के रस है कि शांत रस, श्रृंगार रस, वीर रस, रौद्र, ये सब कुछ रसों के ही रूप हैं, जिसमें वात्सल्य रस, भक्ति रस और भी आगे ऐड होते गए हैं। ये जो इन पे आधारित जो चित्रण है वो रस चित्र के अंतर्गत आएगा। अब चौथा है धूलि चित्र।
धूली चित्र क्या होता है कि लोक जीवन में जो प्रचलित आकार होते हैं ना, जैसे हम क्या कहते हैं कि मांडना, चौक पूरना, है ना, सांझी बनाना, मांडना बनाना, अल्पना आदि, इस प्रकार के जो इस श्रेणी के अंतर्गत जो भी चित्र हैं वो धूली चित्र के अंतर्गत आते हैं। अब सामान्य रूप में प्राचीन काल में 3 प्रकार के चित्र बनते थे। पहला तो हम मान लेते हैं भित्ति चित्र, दूसरा है पटचित्र और तीसरा हम फलक चित्र के रूप में जानेंगे। तो पहला है कि कला का आरंभ आलेखन से ही होता है। चाक्षुष कलाओं में आज भी आलेखन सर्वाधिक आवश्यक तत्व के रूप में विद्यमान है। आधुनिक चित्रकला में चेतन कला का स्थान प्रमुख है। आधुनिक चित्रकार कल्पना में पूर्ण विश्वास रखता है, उसके सहारे नए रूपों का सृजन करना चाहता है जिन्हें यथार्थ में प्रकृति में भी नहीं देखा जा सकता है। इसलिए आधुनिक चित्रकला के स्वरूप सूक्ष्म होता चला गया। जो आधुनिक चित्रकला है वो सूक्ष्म होती गई। यूरोप में इस सूक्ष्म कला का बहुत प्रचार हो गया। जैसे हम कुछ कलाकार हैं जो सूक्ष्म की बात करते हैं। अभिव्यंजनावाद एक तरह से सूक्ष्म की बात करता है, अति यथार्थवाद सूक्ष्म की बात करता है, जिसमें हम कुछ कलाकारों को भी देख सकते हैं कि पिकासो जैसे कलाकार हैं, वैन गोग हैं, मातिस हैं, सेजा हैं। इस प्रकार के जो चित्रकार हैं उनकी कला संसार भर में अत्यंत प्रसिद्ध भी है। और दूसरा कि वो सूक्ष्म भाव मतलब स्थूल से सूक्ष्म की ओर आ गए हैं। ये जो विचार है ये भारतीय चित्रकला में बहुत पहले से ही चला आ रहा है। भारत में जैसे अमृता शेरगिल, रविंद्रनाथ टैगोर, रजा, सूजा, एम.एफ. हुसैन आदि महत्वपूर्ण चित्रकारों की श्रेणी में आते हैं। ये तो बात हो गई चित्रकला की। अब हम दूसरी जो कला है उसके अंदर, जो दृश्य कला है उसके अंतर्गत हम दूसरी कला मूर्ति कला, स्कल्पचर्स को हम लेते हैं। मूर्ति कला चित्रकला के बाद जो स्थूलता की दृष्टि से मूर्ति कलाओं को स्थान मिलता है। जो मिट्टी, पत्थर अथवा धातु आदि को कलाकार आकार व रूप प्रदान करता है, जो कि त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न करता है। भारतीय समाज में मूर्ति कला को भी अत्यंत उच्च स्थान प्राप्त है। प्राचीन भारतीय मंदिरों में मूर्ति कला का अत्यंत उदात्त स्वरूप देखा जा सकता है। दक्षिण भारत में नटराज की मूर्ति परमात्मा के विराट स्वरूप का प्रतिबिंब है। भारतीय परंपरा में मूर्ति कला को स्वतंत्र कला के रूप में नहीं स्वीकार कर वरन, यानी जो भारतीय परंपरा है वो उसमें मूर्ति कला स्वतंत्र कला नहीं है ना, उसका जो परिगणन है वास्तुकला के अंतर्गत ही किया गया है और उसे वास्तुकला के अंग रूप में ही स्वीकार किया गया है। हम देख सकते हैं कि हम जो पिलर्स हैं, पिलर्स के ऊपर जो वास्तुकला का नमूना है, पर पिलर्स के साथ में मूर्तियां हैं वो भी निकाली गई। हम दिलवाड़ा के मंदिरों में देख सकते हैं, या फिर हम जो प्राचीन जितने भी खजुराहो जैसे मंदिर हैं इनमें ये मूर्तियां हैं जो स्थापत्य के साथ में ही स्थापत्य का ही अंश रूप में है। वहीं जो मानसार है व सम्रांगण सूत्रधार है उसमें मूर्ति निर्माण कला का विस्तार पूर्वक वर्णन भी मिलता है और उसमें मूर्तियों के निर्माण की विधियां भी दी गई हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि मानसार और सम्रांगण जो सूत्रधार है उसमें मूर्ति कला को पहले से ही स्थान है। वहीं भारतीय मूर्ति कला भी प्राय उतनी ही प्राचीन है जितनी वास्तुकला है। प्राचीन काल से ही जो भारतीय मूर्ति कला की सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि मूर्तियों के निर्माण में विभिन्न प्रकार के द्रव्यों, धातुओं और रत्नों का उपयोग होता रहा है। मूर्ति निर्माण कला संबंधी सामग्री की जानकारी हमें पुराणों, आगमों, तंत्र ग्रंथों व शिल्प शास्त्रों आदि में प्राप्त हो जाती है। प्राचीन काल में मूर्ति निर्माण में धार्मिक भावना की प्रधानता रहती है। हम बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं जिसमें देवी देवताओं संबंधित चित्र या मूर्तियां उकेरी गई हैं। हम अजंता
की गुफा में जो अंकित मूर्तियां हैं वो देख सकते हैं, एलोरा में देख सकते हैं, हम खजुराहो के वहाँ पे मंदिरों में देख सकते हैं, हम दिलवाड़ा के मंदिरों में देख सकते हैं, या फिर हम बहुत सारे आज 15वीं शताब्दी मध्यकालीन जो मंदिर निर्माण हैं उनके अंदर हम मूर्ति कला के नमूने देख सकते हैं। जो शुक्र निधि